हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो अ, मैंने पहले के वीडियो में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म, कार्ल मार्क्स का ये मैंने बता दिया था, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को थर्ड वेव फेमिनिज्म बताऊंगी कि थर्ड वेव फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी फर्स्ट और सेकेंड वेव फेमिनिज्म होने के बावजूद भी, और थर्ड वेव फेमिनिज्म में ऐसा क्या किया गया कि इसे ही लास्ट कर दिया गया और इसके बाद से कोई फोर्थ वेव फेमिनिज्म नहीं आया। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं कि जो ये थर्ड वेव फेमिनिज्म है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का रिजेक्शन है। जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जो भी बातें कही गई थी उसका रिजेक्शन है ये। सेकेंड में जितने भी कोर और आइडियाज़ निकलकर सामने आए थे उन्हें थर्ड वेव फेमिनिज्म में रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उन्हें क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है वो ये था कि वुमेन वुमेन जो है, जो वर्ड में वुमेन वुमेन वर्ड जो है जो यूज़ किया जा रहा है ये किसी एक इंडिविजुअल को डिनोट नहीं करता, बल्कि ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और जितनी भी महिलाएं हैं इस दुनिया की वो इस ग्रुप का हिस्सा है। ओके, मतलब सेकेंड में फेमिनिज्म ये माना गया कि ये जो वुमेन वुमेन वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल महिला के लिए नहीं है, किसी एक महिला के लिए नहीं, बल्कि एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और उस ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं। उनको दुनिया की हर एक महिलाएं हैं जो उस ग्रुप में शामिल है, और उसे ही वुमेन वर्ड उसके लिए वुमेन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म कहता है। ओके, तो अब देखते हैं कि जब किसी ग्रुप का हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना ज़रूरी होता है, ग्रुप में कुछ तो कॉमन होना ज़रूरी होता है। यहाँ से स्टार्ट है तो हाँ, बिकॉज़ किसी कॉमन बेस पर ही, किसी एक्सपीरियंस के आधार पर ही किसी ग्रुप का निर्माण होता है। मतलब जितनी भी औरतें हैं उसमें कुछ चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए, उनके कुछ एक्सपीरियंस तो कॉमन होने चाहिए, तभी जाके किसी एक ग्रुप का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि जो कुछ ये जो कॉमन है उस ग्रुप के मेंबर में, तो सेकेंड वेब फेमिनिज्म कहती है कि दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है, और वो क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कोर आइडियाज़ ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जो आइडियाज़ आई उसमें ये इन्होंने कहा कि जेंडर ऑपरेशन कॉमन टू ऑल वुमेन। मतलब ये जो जेंडर ऑपरेशन है, शेयर एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर ऑपरेशन, जेंडर के आधार पर जो उत्पीड़न है ये सब महिलाओं में कॉमन है, चाहे वो इंडिया के हो, अमेरिका के हो या चाइना के। ओके, ये सेकेंड वेब फेमिनिज्म ये बात कही जा रही है, थर्ड वेब नहीं है, ये सेकेंड वेब में भी ये बातें कही जा रही है। तो पहले हमें समझना होगा कि सेकेंड वेब में क्या कहा गया, उसी हिसाब से थर्ड वेब को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें ये कहा गया कि जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया की उन सब में क्या सेम है, क्या कॉमन है, तो जेंडर ऑपरेशन उनमें कॉमन है। वुमेन मेल डोमिनेंट को एक्सपीरियंस करती है, वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस को एक्सपीरियंस करती है और जेंडर ऑपरेशन को। तो और इसी शेयर एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये जितनी भी महिलाएं हैं ये अपने आप में सोशल क्लास एंड सिस्टरहुड में कंस्टिट्यूट करती है। वुमेन कंस्टिट्यूट ए सोशल क्लास ए सिस्टरहुड। ओके, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि और यही आइडिया जो है, ये जो आइडिया है यही सेकेंड वेव फेमिनिज्म का है, और इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी हम आगे थर्ड वेव फेमिनिज्म को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम सेकेंड को नहीं समझेंगे हम थर्ड नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सेकेंड में जो बातें कही गई है उसी का रिजेक्शन, उसी को रिजेक्ट कर दिया गया है थर्ड वेव फेमिनिज्म में। वो कैसे रिजेक्ट किया गया हम वो देखेंगे। तो अब देखते हैं कि तो ये जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म की आइडिया है इसके बावजूद वुमेन सेंटर्ड पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। इन्हीं के बावजूद वुमेन सेंटर्ड
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जन्म हुआ और ये कहा गया कि जो कैटेगरी महिलाएं हैं, द कैटेगरी वुमेन इनकम्पास्ड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो कैटेगरी महिलाएं, ये जितनी भी हैं और महिलाएं जो हैं, जितनी भी और महिलाएं हैं, उन सभी के इंटरेस्ट को इनकम्पास्ड करती है और उन सभी के एक्सपीरियंस को इंक्लूड करती है। ओके, ये बताया गया। मतलब ये जो कैटेगरी वुमेन की बात कर रही है कि कैटेगरी वुमेन एक है और वो इन सभी के, जितने भी महिलाएं हैं दुनिया की, उन सब के महिलाओं के इंटरेस्ट का इनकम्पास्ड करती है और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको ये इंक्लूड करती है, ये कैटेगरी वुमेन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अजिप्शियन निकला था, इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम में थी, प्रॉब्लम्स विद सेकेंड वेव फेमिनिज्म। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये अज्यूम कर लेना कि वुमेन एक ग्रुप है और इस ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस प्रॉब्लम को अज्यूम कर लेना थोड़ा क्रिटिक था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो कुछ प्रश्न उठने लगे। प्रश्न क्या उठे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो ये कैटेगरी महिलाएं हैं, कैटेगरी वुमेन है, क्या वो इस कैटेगरी के बाद भी वुमेन एज ए ग्रुप, क्या ये ग्रुप सच में हर महिलाओं के ग्रीवांस और उनके प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट एक कॉमन ग्रीवांस पूछा जा रहा है। और क्या ये सत्य है? व्हाट इज़ ट्रू? ये प्रश्न उठने लगे। क्वेश्चन क्यों उठने लगे? क्योंकि इस चीज़ को महसूस किया गया कि जो एक महिला का अनुभव है बहुत दूर तक डिपेंड करता है कि उनके कॉन्टेक्स्ट क्या हैं, और कॉन्टेक्स्ट दैट मीन्स कि उनके सिचुएशंस क्या है, वो कहाँ से बिलोंग कर रही हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एक महिला पे, और वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, किस सिचुएशन से निकल रही है, इस चीज़ का मेंटली उन्हें बहुत असर होता है। तो किस कैटेगरी में वो रहती हैं और इसके ऊपर इस कैटेगरी के ऊपर ही ये चीज़ डिपेंड करता है। दैट मीन्स सबके कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस जो है वो भी अलग होंगे। यदि फॉर एग्जांपल हम देखें तो यदि किसी इंडिया की महिला के कॉन्टेक्स्ट को हम देखें और चाइना और अमेरिका की महिला के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, एक्सपीरियंस है, उनके कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो देखते हैं कि डिपेंड्स upon the context, in context is different, experience will be different, experience of a woman। तो ये जो मान लीजिए अपर कास्ट की महिलाएं हैं, लोअर कास्ट की महिलाएं, इन सब का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो हम ये कैसे मान ले कि ये सब के इंटरेस्ट जो है वो सेम होंगे? क्योंकि जो ग्रुप सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो बात कहता है वो तो यही कहता है कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कैटेगरी वुमेन है जो सबकी इंटरेस्ट का ख्याल रखती है, और उस ग्रुप में दुनिया की सारी महिलाओं का बात किया जाता है, उनके संदर्भ में यहाँ पे बात होती है, उनके पक्ष में यहाँ पे बात किया जाता है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म यही कहता है। जबकि थर्ड वेव फेमिनिज्म ये क्वेश्चन उठाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इस ग्रुप के अलावा उनका खुद का एक प्रॉब्लम है, खुद का उनका कॉन्टेक्स्ट है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस सिचुएशन से निकलती हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो कैटेगरी वुमेन है वो इनके कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस बात को हम अज्यूम कर लें तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होगा। इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है थर्ड वेव फेमिनिज्म में। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म में इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया कि ये जो कैटेगरी वुमेन है ये ग्रुप डिफरेंस को इग्नोर करती हैं। द कैटेगरी वुमेन इग्नोर्ड ग्रुप डिफरेंस, यहाँ पे ये रियलाइज़ किया गया और फाइंड आउट किया गया, और इस बात को क्लियर किया गया कि ये जो कैटेगरी वुमेन है वो कहीं ना कहीं ग्रुप डिफरेंस इग्नोर करती हैं, और इस बात को वो एकदम इग्नोर कर देती हैं कि वुमेन एज ए ग्रुप, इसके भीतर भी उन्हें परेशानियां हो सकती हैं, डायवर्सिटी हो सकती है उन्हें। इस बात को वो एकदम इग्नोर कर देती है। वुमेन फेस्ड ऑपरेशन नॉट जस्ट टू द बेसिस ऑफ जेंडर बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, कास्ट एंड एथनिसिटी। हम देखते हैं इस चीज़ को डिस्कवर किया जाता है और ये पता चला कि वुमेन ये जो है वो सिर्फ जेंडर के आधार पर ऑपरेशंस मतलब उत्पीड़न एक्सपीरियंस नहीं करती। उनका उत्पीड़न सिर्फ और सिर्फ लिंग के आधार पर
नहीं होता, बल्कि उनका उत्पीड़न, ऑपरेशन उनका रेस, क्लास, कास्ट एवं एथनिसिटी के आधार पर भी उन्हें एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो यदि हम एक वुमेन को फोकस ऑन यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन इन अनडेमोक्रेटिक, तो ये जो यदि हम यहाँ पे बात करें कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो एक वुमेन को यूनिवर्सल कैटेगरी की तरह ट्रीट करें, तो दैट मीन्स सिर्फ किसी एक पर ही फोकस करें। जैसे मान लीजिए सिर्फ जेंडर पर फोकस करें तो क्या होगा, बाकी के जो फैक्टर हैं, ये क्लास, कास्ट और एथनिसिटी, ये जो बाकी के फैक्टर हैं, उन्हें हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होगा। क्यों? इसलिए कि महिलाओं का जो ये एक्सपीरियंस होगा वो सिर्फ जेंडर के ही बेसिस पर नहीं होता, बल्कि ये रेस, कास्ट, क्लास और इनके आधार पर भी उनका उत्पीड़न होता है। और यदि हम एक कैटेगरी पर फोकस करते हैं तो ये जो बाकी के उनके आधार हैं, क्लास, कास्ट और ये एथनिसिटी, इसे या तो हमें इसे ख़त्म करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो हमें इसे इनविजिबल करना होगा या फिर मार्जिनलाइज्ड करना होगा। ओके, या फिर मतलब अगर हम सिर्फ किसी एक बेसिस पर उनका फोकस करते हैं, जैसे मान लीजिए जेंडर पे हम फोकस कर रहे हैं, तो बाकी के ये जो है क्लास, कास्ट और एथनिसिटी, ये जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उन्हें इनविजिबल या फिर उन्हें मार्जिनलाइज्ड किया जाएगा। तो ये जो वर्ड है मार्जिनलाइज्ड, यहाँ से ये इस वर्ड की शुरुआत होती है और इसके बाद से हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि द कैटेगरी वुमेन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमेन। तो ये आर्ग्यू किया गया कि ये जो कैटेगरी वुमेन है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन और यूरोपियन वुमेन के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करती है, ये हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ज़रूरत पड़ी इन आइडियाज़ को रिजेक्ट करने की। कौन सी आइडियाज़? वुमेन इन देम सेल्फ कंस्टिट्यूट ग्रुप, महिलाएं जो हैं वो स्वयं में एक ग्रुप का निर्माण करती हैं। इस आइडियाज़ को रिजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और थर्ड वेव फेमिनिज्म में जो थ्योरेटिकल सपोर्ट था, उनका जो थ्योरेटिकल सपोर्ट मिला था थर्ड वेव फेमिनिज्म में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला था? तो पोस्ट मॉडर्निज़म, जो पोस्ट मॉडर्निज़म है, वहीं से इन्हें थर्ड वेव फेमिनिज्म में इनको मदद मिली, सपोर्ट मिला। चलिए अब हम ये समझते हैं कि ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसमें जो हेल्प था पोस्ट मॉडर्निज़म, वो क्या था और उससे क्यों मदद मिला, तो ये हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज़म जो था, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज़म तो डिफ़िकल्ट है इसको समझना, वो नहीं, तो हम इसको एक आइडियलिज्म की तरह ना समझ के एक अप्रोच की तरह समझेंगे। सिर्फ एक ये समझेंगे कि ये दृष्टिपात है, अप्रोच की तरह इसे समझेंगे। और इसे हम यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज़म अप्रोच कहते हैं, इसे ये मान लेते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ एजेप्शंस हैं, वो चीज़ों को पर्टिकुलर तरीके से देखता है। तो ये क्या देखता है कि रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म, ये सबसे पहले मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करता है। जो दो निकला था मॉडर्निज्म, उससे ये रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि हम कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, कोई यूनिवर्सल कैटेगरी को हम नहीं बना सकते। कौन कहता है? पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हम कोई यूनिवर्सल कैटेगरी नहीं बना सकते, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, अपने अपने इश्यूज़ हैं, तो हम कोई यूनिवर्सल कैटेगरी नहीं बना सकते। सेकेंड ये क्या कहता है? नो जनरलाइजेशन एंड नो यूनिवर्सल कैटेगरी, मतलब यहाँ पे वही कि कोई दूसरा ना हम इसे जनरलाइजेशन कर सकते और ना यूनिवर्सल कैटेगरी हम कोई बना सकते हैं। तीसरा ये कहता है कि तीसरा पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि डज नॉट सर्च फॉर वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशन,
यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म ये कह रहा है कि एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशंस का, किसी भी प्रॉब्लम का, बल्कि मल्टी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। सिचुएशंस के आधार पर ये बताया कि आप किसी भी कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। चौथा ये कहता है कि एंटी फाउंडेशनल, नो वन ट्रूथ बट ए बिलियन ट्रूथ। ये कहता है कि एंटी फाउंडेशनल यानी कि वो किसी एक ट्रूथ को नहीं ढूंढता, वो कहता है कि बिलियन ट्रूथ होते हैं। कोई एक सत्य नहीं होता, कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, हज़ारों बिलियन मतलब हज़ारों लाखों ट्रूथ होते हैं, हज़ारों लाखों यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कोई एक परफेक्ट नहीं होता। पांचवा ये कहते हैं कि ये पांचवा क्या कहते हैं कि ये है एक्सेप्ट प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी की बात ये करता है। ये जो है वो डाइवर्सिटी और प्लूरिटी को भी एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद से हम देखेंगे, ये था पोस्ट मॉडर्निज्म। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड वेव ये जो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तो हम उसे देख लेते हैं कि उसके की पॉइंट्स क्या है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जब भी थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात कही जाएगी तो इन चारों वर्ड को हमें याद रखना है, और इन्हीं चारों से हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है। तो नॉन यूनिवर्सलिस्ट, अभी मैंने आप लोग को बताया ही क्या नॉन यूनिवर्सलिस्ट मतलब ये कि ये कोई अभी आगे भी मैं बता रही हूँ। दूसरा है इंटरसेक्शनलिटी। तीसरा है कल्चर रिलेटिविज्म, और चौथा है प्लूरिटी एंड डाइवर्सिटी। ये चार पॉइंट जो है वो थर्ड वेव फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चार ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए कि थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है। तो अब देख लेते हैं कि नॉन यूनिवर्सल लिस्ट क्या है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये जो नॉन यूनिवर्सल लिस्ट है वो रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन। ये जो बात इसमें कही जा रही थी सेकेंड वेव फेमिनिज्म में कि मतलब ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी है, कोई एक कैटेगरी है, या मेन वुमेन के आधार पर, सेक्स मतलब जेंडर के आधार पर, या हम देखें तो फेमिनिना के आधार पर, तो वो इसे रिजेक्ट करता है नॉन यूनिवर्सलिस्ट। दूसरा हम देखते हैं ये जो इंटरसेक्शनलिटी है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वुमेन ऑपरेशंस नॉट बेस्ड ऑन सिंगल फैक्टर्स ऑफ जेंडर। ये किसी जो वुमेन ऑपरेशन है, महिलाओं का जो उत्पीड़न है, वो किसी एक बेसिस पर नहीं होगा, कोई सिंगल बेसिस, कोई सिंगल फैक्टर इसके नहीं होंगे। ये ए वुमेन कंडीशंस इज डिटरमाइनेट बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ मेनी फैक्टर्स। इसके कोई एक इसका जो है वो फैक्टर नहीं है, इसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे रेस, क्लास, कास्ट, एथेनिसिटी। तो किसी भी औरत को, महिलाओं को एक फैक्टर यानी किसी भी जेंडर के आधार पर उन्हें इंट्रासेक्शनलिटी नहीं उनका हो सकता है। तीसरा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कल्चर रिलेटिविज्म जो है, डिफरेंस कल्चर हैव डिफरेंट प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। यानी कि जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जो ये बात कही जा रही थी कि दुनिया की सारी महिलाएं, तो चाइना के जो कल्चर हैं वो डिफरेंट होंगे, अमेरिका के कल्चर डिफरेंट होंगे, इंडिया के कल्चर, इनमें कोई भी समानता नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी इनका सेम नहीं मिलेगा। तो वो ये कहता है कि तो हम दुनिया की सारी महिलाओं को किसी एक ग्रुप में नहीं रख सकते, कहीं एक जगह जजमेंट उनका नहीं कर सकते। तो ये कल्चर रिलेटिविज्म बताता है, और ऐसी डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है और इनके बीच की विभिन्नताओं को वो बताता है। तो ये थर्ड वेव फेमिनिज्म इसे कहता है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म ये चार कीज हैं जिसे याद रखना ज़रूरी है, नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंट्रासेक्शनलिटी, कल्चर रिलेटिविज्म, प्लूरिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये चार ऑप्शंस हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म के। तो हमारा क्लियर हो गया थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है। फर्स्ट सेकेंड भी मैंने आप लोग को बता दिया, आज थर्ड भी कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कार्ल मार्क्स का आलोचना और उनका समालोचना, ये जो है इस पर मैं आप लोग को वीडियो दूंगी। फिर हेगल का जो आदर्शवाद था उस पर वीडियो दूंगी आप लोग को। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए आप लोग इसे, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच।